जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे और एक नए यूट्यूब वीडियो पे। तो आज सबसे पहले तो मैं आप लोग से माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि इतना दिनों से ये चैनल पे वीडियो नहीं आ रहा था। 1 मंथ से लगभग-लगभग वीडियो इस चैनल पे नहीं आया। उसके पहले भी रेगुलर मतलब इस चैनल पे वीडियो नहीं आ पा रहा है। तो इसका मैं एक रीज़न आप लोगों को बता देता हूँ कि मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी यूट्यूब नहीं है, ठीक है? तो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी यूट्यूब नहीं है, जिसके कारण कि यूट्यूब में ज़्यादा टाइम अच्छा से नहीं दे पा रहा है। पहले आप लोग जो भी मेरे पहले के व्यूअर होंगे उनको पता होगा कि मैं एक पहले स्टूडेंट हूँ, बाद में एक टीचर हूँ। तो इसीलिए जो है ना, इसीलिए वीडियो के लिए टाइम थोड़ा सा नहीं मिल पा रहा, थोड़ा अपना भी देखना पड़ रहा है। तो बहुत सारे लड़के कमेंट कर रहे थे कि रेगुलर वीडियो नहीं आता, और फिर कुछ कुछ अदर टॉपिक सब भी कमेंट किए हुए हैं। तो टॉपिक सब तो देखिए धीरे धीरे करके जब जब हमको टाइम मिलता है टॉपिक आप लोग का ले लेते हैं। जैसे कि आज को ये टॉपिक बहुत पहले ही आया हुआ था, लेकिन इसको अभी तक ले नहीं पाए थे। तो आज को हम लोग इस टॉपिक पे बात करेंगे। इस टॉपिक का नाम है फ्रांस की राज्य क्रांति में दार्शनिकों की भूमिका का वर्णन करें। ठीक है, ये वाला टॉपिक का नाम है। चल क्यों नहीं रहा है? अभी तो चल रहा था। हाँ, फ्रांस की राज्य क्रांति में दार्शनिकों की भूमिका का वर्णन करें। ये वाला हम लोग का आज का टॉपिक रहने वाला है। इसी को हम लोग आज को, आप लोग धैर्य से इत्मीनान से 40-45 मिनट बन के रहिए। हम लोग आज को इस टॉपिक को पूरा खत्म करने वाले हैं, ठीक है? इसमें बहुत सारा दार्शनिक के बारे में हम लोग अभी जानेंगे थोड़ा देर में। तो ये वाला आप लोग का टीएमबी यूनिवर्सिटी का पार्ट वन का हिस्सा है। टीएमबी यूनिवर्सिटी पार्ट वन का हिस्सा है, जो कि आप लोग का वर्ल्ड हिस्ट्री का जो टॉपिक है। तो वहाँ पे आपको ये वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और ये वाला क्वेश्चन आते रहता है, बीच बीच में आते रहता है। तो इसका कमेंट कुछ दिन पहले आया हुआ था, तो आज हम लोग इसी के ऊपर बात करने वाला है। तो अपना आराम से माइंड को फ्री होके बैठना है, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेजुएशन के टर्म में हम लोग समझेंगे कि ग्रेजुएशन में आंसर कैसे लिखा जाता है। ये आप लोग का 7 पेज का लगभग लगभग ये पीडीएफ है। इसका टेंशन नहीं लेना, ये आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर। टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है? तो वहाँ जाके आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, ये वाला पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अभी क्या करना है, अभी बस सुनना है और कॉपी और पेन अपने हाथ में लेके रखना है। जहाँ जहाँ आपको इम्पोर्टेंट लगेगा आप उसको नोट करते हुए चलिएगा। बाद बाकी ये आपको मिल जाएगा पीडीएफ, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो ये वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? बीए पार्ट वन के लिए ही नहीं, आगे भी यदि आप हिस्ट्री को लेकर चलते हैं, आगे हिस्ट्री को आगे बढ़ाने का मतलब कि अपना स्टडी लाइफ में प्राय ट्राई करते हैं, तो वहाँ पे भी आपको ये वाला क्वेश्चन मिलेगा। और क्वेश्चन मिले या ना मिले, ये वाला पॉइंट आप लोग को समझना आवश्यक है। क्योंकि फ्रांस का क्रांति जब हो रहा था, उम्मीद करते हैं इससे पहले आप लोग फ्रांस का क्रांति पढ़ लिए होंगे। उसके बाद ही ये वाला टॉपिक समझ में आएगा कि दार्शनिक का क्या भूमिका है। तो फ्रांस का क्रांति जब आप लोग पढ़े होंगे, तो वहाँ पे आप लोग को ये फील हुआ होगा कि अचानक विचारधारा में ऐसा ऐसा परिवर्तन कैसे हो गया। कोई भी क्रांति होता है तो उसमें विचारधारा का बहुत बड़ा योगदान होता है, ठीक है? तो विचारधारा पैदा करने का काम ही ये दार्शनिक लोग ने विचारधारा पैदा करने का काम किया। तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो ग्रेजुएशन में तो सबसे पहले आप लोग को लिखना होता है भूमिका। भूमिका लिखना होता है, ये हर बार हम क्वेश्चन में आप लोग को डिटेल से बताता है, ताकि आप लोग अभी से आंसर राइटिंग करना धीरे धीरे करके समझ जाओ कि क्या होता है नहीं होता है, यदि आगे और हिस्ट्री लेके चलना चाह रहे हैं तो। ठीक है, उसके बाद बीच में आप लोग को इंट्रो मतलब देना पड़ता है। बीच का जो क्वेश्चन का डिमांड है वो बीच में तथ्य के साथ या फिर उदाहरण के साथ, ये सब के साथ यहाँ बीच में आप लोग को वो चीज देना होगा, ठीक है? और अंतिम में जाके निष्कर्ष, जो कि क्वेश्चन का डिमांड है, उसके अनुसार निष्कर्ष करना होगा। तो इस तरह करके आप लोग ग्रेजुएशन से ही अपना आंसर करते रहिए, और हर बार हम आप लोग को बताते ही हैं अपना आंसर में। तो देखिए इसका भूमिका में क्या रहने रहेगा। इधर लिखते हैं तो वाइट चलता नहीं है सही से। इसका भूमिका में देखिए क्या रहेगा। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन देखना है कि किस तरह का क्वेश्चन है। राज्य क्रांति पूर्व बौद्धिक क्रांति में इस कथन का विवेचना करें। एक सेकंड रुकिए, लाल ले लेता है ताकि दोनों साइड चल सके। हाँ, फ्रांस में राज्य क्रांति में पूर्व बौद्धिक क्रांति हुई थी, इस कथन का विवेचना करें। तो बौद्धिक क्रांति का मतलब ही वैचारिक क्रांति होता है, दार्शनिकों की क्रांति होता है। विचार का जब बहुत तेजी से आदान प्रदान होने लगता है, तो उसको हम लोग बौद्धिक बौद्धिक क्रांति कहेंगे। विचारों का आदान प्रदान हो रहा है, और राज्य क्रांति का जो है स्वरूप तैयार हो रहा है। तो इस तरह का जितना टर्म यूज होगा सब बौद्धिक क्रांति के टर्म में यूज होगा। मतलब कि हाथ से लड़ाई वड़ाई नहीं हो रहा है, माइंड से खेला जा रहा है, ठीक है? माइंड से खेला जा रहा है, सीधे सीधे हम लोग ये समझ सकते हैं। तो वो बौद्धिक क्रांति हो जाता है। उसमें देखिए बौद्धिक क्रांति में मोंटेस्क्यू, रूसो, वोल्टेयर, इसका बारे में आप लोग को बताते हुए फ्रांस की क्रांति का व्याख्या करना है,
ठीक है। और एक तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि आलोचनात्मक परीक्षण करना है। हालांकि इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को अभी ग्रेजुएशन लेवल पे नहीं देखने को मिलेगा, थोड़ा और आगे चलना है, उसके बाद इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि आलोचना करते हुए करना है। ठीक है। क्वेश्चन आंसर से पहले आप लोगों को क्वेश्चन समझना होगा कि क्वेश्चन का क्या कहना है, नहीं कहना। तो हम लोग ये दोनों क्वेश्चन को लेके हम लोग अपना आंसर को रेडी कर रहे हैं। ठीक है। ये वाला क्वेश्चन क्योंकि आलोचना करने बोल रहा है, तो आलोचना में थोड़ा सा वर्ड सब बदल जाता है। ठीक है। आगे जाके आप लोग को थोड़ा और पता चलेगा। तो देखिए, भूमिका में लिखना है। भूमिका में क्या इसमें इंट्रोड्यूस होगा? भूमिका में इंट्रोड्यूस होगा कि अमेरिका स्वतंत्रता। जरूरी नहीं है कि आप सेम टू सेम यही लिख दें। आप लोग को जैसा मन है, जैसा इच्छा है, आप लोग अपना हिसाब से घुमा सकते हैं। तो यहाँ स्टार्ट किया गया, अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष के बाद फ्रांस की क्रांति विश्व इतिहास की एक निर्णायक पहलू रही। 1789 की फ्रांस की क्रांति होने के बहुत से कारक कार्यरत थे, जैसे सामाजिक कारक, राजनीतिक कारक, आर्थिक कारक, परंतु इन सबसे अधिक प्रभावपूर्ण कारक दार्शनिकों की भूमिका कही जा सकती है। तो यहाँ तक आप लोग का फर्स्ट भूमिका है। ठीक है। यहाँ तक इसमें बस ये कहा गया है कि देखिए, भूमिका क्या होता है कि थोड़ा सा आप लोग को पूरा आंसर का आप लोग को झलक देते हुए और आंसर को रेडी कर मतलब कि भूमिका को रेडी करना है। तो उसमें क्या हो जाएगा कि देखिए, हम यहाँ पे स्टार्ट किए हुए कि अमेरिका स्वतंत्रता जो संघर्ष हुआ था, ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था। लेकिन इसके बाद जो फ्रांस की क्रांति हुई, ये भी एक बहुत बड़ा माइलस्टोन रहा, क्योंकि इस दोनों में वैचारिक क्रांति का भी योगदान रहा। अमेरिका क्रांति में ज्यादा नहीं रहा, लेकिन फ्रांस की क्रांति में वैचारिक क्रांति का बहुत अहम योगदान रहा। ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा सा फ्रांस के क्रांति के बारे में कारण दे दिए कि किस किस कारण से हुआ था। सामाजिक कारण हुआ था, आर्थिक कारण हुआ था, राजनीतिक कारण हुआ था। और ये सब कारण में अभी हम लोग चर्चा नहीं करने वाले हैं, क्योंकि कारण आप लोग उम्मीद करते हैं पढ़ चुके होंगे, उसके बाद ही आप लोग इसमें इंटर किए हैं। ठीक है। अगर वो भी अभी यदि आप लोग को वो वीडियो का भी पीडीएफ के साथ चाहिए, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो फ्रांस की क्रांति होने का कारण पे हम लोग एक दिन चर्चा कर लेंगे। ठीक है। अभी हम लोग उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं कि फ्रांस की क्रांति क्यों हुई थी। अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि उसमें दार्शनिकों की क्या भूमिका थी। ठीक है। तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ये सब कारण हुआ, और उसमें दार्शनिकों के कारण का अहम भूमिका थी। ऐसा करके हम लोग स्टार्टिंग प्यारा सा कर सकते हैं। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये छोटा सा भूमिका समझ में आ गया होगा। लेकिन भूमिका इतना ही में ही खत्म नहीं हो जा रहा। इतना में भूमिका आप लोग का आगे जाके खत्म होगा। यदि आप लोग मेंस का आंसर राइटिंग कीजिएगा, तो इतना में ही भूमिका आप लोग को खत्म करना पड़ेगा। लेकिन अभी ग्रेजुएशन में क्या होता है, ग्रेजुएशन में आप लोग को लिखना होगा, बहुत ज्यादा ज्यादा लिखना पड़ता है। ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग को कंटेंट का कमी नहीं होना चाहिए आप लोग के पास। उसको अपने मन से आप लोग बढ़ा सकते हैं। देखिए, वैसे तो अमेरिका संघर्ष में थॉमस पेन हो गया, सैमुअल एडम, ये हम अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम संघर्ष में आप लोग को पढ़ा चुके हैं कि अ, अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष का कारण क्या क्या था, जिसमें से कि एक दार्शनिक का कारण के बारे में हम चर्चा किया था आप लोग को। वैसे तो ये वाला पार्ट 3 का सिलेबस के हिसाब से ये पार्ट 3 का हिस्सा है। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम संघर्ष जो है ना, ये पार्ट 3 का हिस्सा, पेपर 7 का हिस्सा है। लेकिन उसके पढ़े बिना जो है फ्रांस की क्रांति आप लोग नहीं समझ सकते। पढ़ तो लीजिएगा और थोड़ा मोड़ा समझ भी जाइएगा, लेकिन अच्छा तरीका समझने के लिए पहले अमेरिका स्वतंत्रता संघर्ष को पढ़ना जरूरी है। उसके बाद फ्रांस की क्रांति समझ में आएगा, और उसके बाद फ्रांस की क्रांति में दार्शनिकों की भूमिका समझ में आएगा। ठीक है। तो खैर, उधर उम्मीद करते हैं आप लोग पढ़ चुके होंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं। जैसे दार्शनिकों ने अपना अहम योगदान दिया, 18वीं सदी में अनेक दार्शनिकों का उदय हुआ, जिन्होंने अपने विचारों से जनता को अपने मौलिक अधिकारों को प्रेरित जागृत किया। ठीक है। इसमें थोड़ा दार्शनिकों का योगदान के बारे में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में इंट्रोड्यूस कर दिया कि अमेरिका स्वतंत्रता संघर्ष कैसे हुआ, और वहां पे दार्शनिकों की क्या भूमिका रही। उसी को दार्शनिकों ने मतलब कि फ्रांस में सीखा, फ्रांस में फिर ऐसा ऐसा होना स्टार्ट हुआ। ठीक है। इस तरह करते करते आप लोग इसको एंड कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि फ्रांस की राज्य क्रांति के पूर्व बौद्धिक क्रांति हुई थी। ये आप लोग का पहला नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा इंट्रोड्यूस हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ घुस गया। ये इस तरह का क्या होगा, इस तरह से आप लोग क्वेश्चन बेहतर बनते हुए जाएगा कि क्वेश्चन में जो पूछा हुआ आप उसको ही अपना भूमिका में मतलब कि ऐड करने का ट्राई कर रहे हैं। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को कहीं कुछ दिक्कत होता है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं नीचे कमेंट, और लाइक या डिसलाइक करके जरूर बता सकते हैं कि वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक जरूर कीजिएगा। और फिर बताना है कि डिसलाइक को मतलब कि क्यों किया गया है, ताकि उसको जो है और बेहतर किया जा सके। ठीक है। बीच बीच में पढ़ाते नहीं है ना, तो फिर पढ़ाने का अंदाज छूट जा रहा है। उसका देखिए, ये यहाँ तक तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। अब देखिए, फ्रांस में दार्शनिकों पर
फ्रांस में दार्शनिकों पर इंग्लैंड के लेखकों का और अच्छा, ये वाला देखिए, ये वाला कहानी क्या है कि फ्रांस का दार्शनिक जितना भी था उसको इंग्लैंड से बहुत प्रभावित हुआ था वो लोग। इंग्लैंड का दार्शनिक से वो लोग बहुत प्रभावित हुआ था। इतना ही नहीं, वहां के विधान, संसद और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के दिलो जान से चाहा, तथा फ्रांस से असंतोष का जड़ राजा के व्यवहार, उसके असीमित अधिकार और इसकी अयोग्यता को उन लोगों ने अत्यधिक निकट से समझा। देखिए ये पैराग्राफ क्या कहता है ना, ये पैराग्राफ ज्यादा कुछ नहीं कह रहा। ये पैराग्राफ ये बोल रहा है कि फ्रांस की जो वैचारिक क्रांति हुई, इसमें इंग्लैंड के दार्शनिकों की भी बहुत अहम भूमिका थी, क्योंकि फ्रांस का जो दार्शनिक है वो इंग्लैंड के दार्शनिक से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। ठीक है, इंग्लैंड में भी आपको पता होगा राजतंत्र चल रहा था, उस टाइम पे राजतंत्र चल रहा था, और इंग्लैंड में भी निरंकुशता, कभी कभी निरंकुश हो जा रहा था शासक, कभी कभी निरंकुश नहीं हो रहा था। ये हम आपको स्टुअर्ट काल, जॉर्ज का काल, विलियम तृतीय, मैरी, ये सब का काल हम आपको ऑलरेडी बचा चुके हैं, जॉर्ज द्वितीय का काल। तो इंग्लैंड का क्रांति भी आप लोग को पढ़ना है आगे जा करके। ठीक है, तो वो लोग से बहुत ज्यादा प्रभावित था फ्रांस का जो वैचारिक क्रांति हुआ था, उसके दार्शनिक लोग। तो मध्यम वर्ग में इससे विचार पर प्रभाव उत्पन्न हुआ। इससे पहले फ्रांस में क्या था कि आम जनता लोग को पता ही नहीं था कि राजा निरंकुश हो रहा है, राजा निरंकुशता बहुत ज्यादा जुल्म कर रहा है, आम जनता को पता नहीं था। लेकिन जो फ्रांस के दार्शनिक लोग जो हुआ, वो लोग आम जनता को बताया कि ऐसा ऐसा राजा कर रहा है। वो लोग इंग्लैंड में देखा, इंग्लैंड में जॉर्ज द्वितीय का काल देखा, और बाकी सब जो राजा जॉर्ज तृतीय आप लोग को पहले पढ़ा चुके हैं। तो वो सब का काल देखने के बाद, फिर वहां का दार्शनिकों से मिलने के बाद, यहाँ के जो फ्रांस के जो राजा थे फ्रांस के जो जनता थी, वहां पे जागरूकता अभियान चलाया कि राजा कैसे कैसे निरंकुश कर रहा है। ठीक है, तो ये सब करते करते आप लोग का इंट्रोडक्शन, एक बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन तैयार होगा। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन का एक बार हम आप लोग के लिए समरी कर देते हैं कि इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या क्या देखे। तो सबसे पहले विश्व इतिहास को हम लोग जोड़े थे, अमेरिका क्रांति से विश्व इतिहास को जोड़ दिए थे कि अमेरिका क्रांति होने के बाद जो है फ्रांस की क्रांति में दार्शनिकों की भूमिका बहुत अहम रहा। फ्रांस की क्रांति, फिर अमेरिका क्रांति का उदाहरण हम लोग दे दिए थे, सैमुअल एडम हो गया, थॉमस पेन हो गया, ये सब का उदाहरण दे दिए थे। उसके बाद फ्रांस की क्रांति को पूर्व बौद्धिक क्रांति कहा जा सकता है, ऐसा ऐसा हम लोग बात किए थे। उसके बाद हम लोग बात किए कि वहाँ पे इंग्लैंड का भी दार्शनिक लोग से वो बहुत ज्यादा प्रभावित था, और वहां से भी बहुत कुछ सीख करके वो आया। उसके बाद आम जनता में एक विचार उत्पन्न हो गया कि निरंकुश कैसे हो जा रहा है, फिर जन साधारण को ये समझाने का ट्राई किया ये लोग। अभी तक हम लोग इतना बात समझे। ठीक है, ये वाला जो हम वीडियो के बीच में करते हैं ना, ये वाला चीज आप लोग को खुद से करना चाहिए वीडियो को रोक करके, कि अभी तक हम लोग क्या क्या किए, और अपना माइंड में एक, इसको ब्लू प्रिंट बोलते हैं। ठीक है, माइंड में ब्लू प्रिंट बना लेना इसको, इस पैटर्न को आप यही बोल सकते हैं कि आप लोग थोड़ा थोड़ा माइंड में ब्लू प्रिंट बनाते चलिए, ताकि आप लोग जब लिखने बैठे तो वो ब्लू प्रिंट आपको याद आए, और उसके दम पे आप लोग अपना आंसर रेडी कर लें। ठीक है, तो धीरे धीरे करके ये हम आप लोग का आदत बना रहे हैं, जब भी हम अपने आंसर में डील करते हैं तो आप लोग को ये ब्लू प्रिंट देते हुए चलता है, ताकि आप लोग भूलेंगे नहीं, लंबा समय तक नहीं भूलेंगे, एक एक लाइन याद नहीं रहेगा। ठीक है, लेकिन ये ब्लूप्रिंट आप लोग को याद रह जाएगा कि क्या क्या बोले थे। तो चलिए ज्यादा, अब देखिए एक एक करके जो है कौन कौन दार्शनिक जो है फ्रांस की क्रांति में अहम भूमिका निभाया, तो वो सब के बारे में हम लोग पढ़ते हुए आगे निकल जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला हम लोग मोंटेस्क्यू को देखेंगे। मोंटेस्क्यू आप लोग को बार बार इसका नाम देखने को मिलता होगा, मोंटेस्क्यू। यदि आप लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़े होंगे तो वहां भी बार बार आप लोग को मोंटेस्क्यू के बारे में सुनने को मिलता होगा, पढ़ने को मिलता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दार्शनिकों की भूमिका का वर्णन कर रहा है ना, तो आप लोग कुछ कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको कि मोंटेस्क्यू लिख करके इसके बारे में पूरा डिटेल देने लगेगा कि मोंटेस्क्यू का जन्म ये हुआ, मोंटेस्क्यू का जन्म, मोंटेस्क्यू का पढ़ाई कैसे हुआ, वो कहाँ पे रहा नहीं रहा। तो देखिए इसका डिमांड नहीं है, मोंटेस्क्यू का जीवन काल सिर्फ नहीं पूछा गया है कि मोंटेस्क्यू का जीवन काल के बारे में वर्णन करें। सिर्फ मोंटेस्क्यू के बारे में यदि पूछा गया होता तो ऐसा करके हम लोग स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पूछा गया दार्शनिकों का भूमिका। तो भूमिका में वो लिखना है जो कि समाज को बदलने के लिए दार्शनिक लोग किया था। ठीक है, इस तरह का हम लोग को आंसर बनाना है। तो मोंटेस्क्यू का जन्म एक कुलीन परिवार में हुआ था, ये इसलिए लिख दिया क्योंकि आप लोग उसके बाद क्या करते हैं कि जन्म लिखने लगते हैं, जन्म पूछने लगते हैं कि कहाँ हुआ था जन्म, मतलब कब हुआ था जन्म, पिता क्या करते थे, किससे विवाह हुआ था। तो ये सब आप लोग ना पूछे, इसीलिए इससे पहले ही हम आप लोग को ये सब बता दिए। ठीक है, उस समय उसकी गणना एक प्रमुख विचारक में हुआ था, प्रमुख। लेकिन हाँ एक बात आप लोग को बता देना चाहता है कि आप लोग को यदि ईयर भी याद रहता है ना, तो आप लोग का ही बेनिफिट है इसमें। अगर ईयर भी याद रहता है तो आप लोग का ही बेनिफिट है, क्योंकि उससे क्या होगा कि जब हिस्ट्री लेके यदि आप लोग आगे बढ़ते हैं तो वहां पे आपको फायदा मिलेगा। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग ईयर के हिसाब से इंसान को आप लोग छांट सकते हैं। ठीक है,
तो ये सब जो जो एक्स्ट्रा न्यूज दे रहे हैं ना आप लोग को, वो एक्स्ट्रा न्यूज आप लोग को काम आएगा आगे जाके, ठीक है। अभी आप लोग को पता नहीं चलेगा, आगे जाके आप लोग को काम आएगा। ये सब बात कोई बताता नहीं है, ठीक है, लेकिन हम आप लोग को बता रहे हैं क्योंकि आप लोग, हम चाहते हैं कि आप लोग थोड़ा सा सोचे, आप लोग ये सब बारे में सोचना स्टार्ट करें, ठीक है। तो वकालत का उसने कार्य किया था। हालांकि मोंटेस्क्यू राजतंत्र शासन का बहुत बड़ा समर्थक था। ये देखिए मोंटेस्क्यू के बारे में ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि मोंटेस्क्यू राजतंत्र का समर्थक था। वो मोंटेस्क्यू राजतंत्र का समर्थक था, ठीक है, राजतंत्र का समर्थक था और चर्च की बुराइयों और राजा के असीमित अधिकार पे उसे विश्वास नहीं था। राजतंत्र का समर्थक था लेकिन वो चर्च की बुराइयों और राजा के असीमित अधिकार पे इसका वो विरोध करता था, ठीक है। ये बात आप लोग, डिफरेंस आप लोग समझिए कि राजतंत्र का वो समर्थक था, वो चाहता था कि देश में एक राजा हो, राजा का शासन हो, राजा ही सब जगह शासन करे। लेकिन राजा बहुत ज्यादा निरंकुश हो जाए या फिर उसमें चर्च का जो है समावेश हो जाए, मतलब कि चर्च हावी हो जाए राजा के ऊपर, ऐसा वो नहीं चाहते थे, ठीक है। ये चर्च वाला टर्म क्या है, ये वाला भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। ये चर्च क्या है, तो ये वाला टॉपिक हम लोग कभी बाद में लेंगे, जहाँ यदि आप लोग को दिक्कत होता है तो। चर्च अभी बस ये समझ लेना है कि चर्च एक रोम में, मतलब इटली, वहां पे मतलब कि एक चर्च हुआ करता था जिसका कि पूरा शाखा पूरा यूरोप में फैला हुआ था चर्च का। और वो लोग जो है कंट्रोल किया करता था, पूरा यूरोप को कंट्रोल किया करता था चर्च, ठीक है। ये चर्च बहुत ज्यादा ताकतवर था, तो उसी के बारे में ये चर्चा किया गया। बाकी कहानी आप लोग को कभी और बताने का मौका मिलेगा तब बताएंगे। अभी चर्च मतलब यही समझिए कि बहुत एक ताकतवर संस्था बोल सकते हैं इसको, सब कुछ यही करता था उस टाइम पे। तो मोंटेस्क्यू इसका विरोध में था, चर्च का विरोध में था और राजा के निरंकुशता के विरोध में था। लेकिन राजतंत्र हो वो इसका समर्थन में था, ठीक है। ये चीज मोंटेस्क्यू के बारे में ध्यान रखना है। उसने अपने प्रसिद्ध पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉ, एक मोंटेस्क्यू का पुस्तक है जो आप लोग पढ़े भी होंगे, द स्पिरिट ऑफ लॉ मोंटेस्क्यू की पुस्तक है। इसी में मोंटेस्क्यू ने 3 खंड में जो है कार्य प्रणाली को बांट दिया था, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, ठीक है। जिसको कि हम लोग ऑफिशियल वे में बोल सकते हैं व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये 3 भाग में इसने बांटा था, अपना पुस्तक में बांटा था, ठीक है। ये जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि 3 भाग में वर्गीकरण जो है मोंटेस्क्यू किस पुस्तक में करता है, तो वो स्पिरिट ऑफ लॉ में करता है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पिरिट ऑफ लॉ किसकी पुस्तक है, तो वो है मोंटेस्क्यू की पुस्तक है, ठीक है। ये बात आपको याद रखना। तो 3 भाग में देखिए इसका मेन मोटो क्या था, ये 3 भाग में बांटने का। इसने कहा था कि राजतंत्र जो है केवल राजा के पास सत्ता नहीं होना चाहिए, उसको 3 भाग में बांट के रखना चाहिए। जो कि एक शासन करेगा, मतलब कि जो एक नियम बनाएगा, जो एक नियम को देखेगा कि कार्यवाही सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और एक लास्ट में ये देखेगा कि कौन इसका पालन कर रहा है, कौन इसका पालन नहीं कर रहा। जो पालन नहीं कर रहा उसको दंडित करेंगे, मतलब कि न्यायपालिका। तो ये 3 टर्म में यदि सत्ता को बांट दिया जाए तो ही एक देश का आदर्श, मतलब कि राजनीति सत्ता चल सकता है, ऐसा मोंटेस्क्यू का मानना था, ठीक है। तो ये बात वो जैसे करता है उससे जनसाधारण पूरा चौंक जाती है कि ये तो बहुत नया कॉन्सेप्ट है यार। हम लोग को पहले तो केवल राजा ही शासन किया करता था, राजा ही कर लगाता था, राजा ही कानून बनाता था, राजा ही उसको देखता था, राजा ही दंड देता था, सब कुछ राजा ही किया करता था। लेकिन मोंटेस्क्यू एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया कि सबको जो है सब कुछ अलग अलग, जितना भी कार्य है सबके अलग अलग हाथों में जाना चाहिए। तो ये बात जनता सुन के बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। जनता ने बोला कि ये बहुत अच्छा बात कर रहा है, मोंटेस्क्यू बहुत अच्छा बात कर रहे हैं, उनका बात हम लोग को सुन लेना चाहिए। तो ठीक है, इससे एक बहुत बड़ा क्रांति उत्पन्न हो गया, वैचारिक क्रांति। सब एक दूसरे से अब बात करने लगे, जैसे कि हम आज को आपको ये क्वेश्चन पढ़ाए, ठीक है। ये वाला चीज हम आपको बताएं। यदि आपको बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होगा, बहुत ज्यादा आप लोग मतलब कि बातचीत करने वाले होंगे अपने दोस्तों लोग के साथ जो कि यही स्ट्रीम से बिलोंग करता है, ठीक है, तो उसके साथ आप लोग पूछिएगा आपकी ये वाला चीज करने से क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है, और फिर हमारा देश, भारत देश इस में कैसे आगे चल रहा है, इसको और क्या सुधार का जरूरत है। उसके बाद आप लोग अपने मन से उसमें एक वैचारिक भावना ला सकते हैं, ठीक है। यही राज्य वैचारिक क्रांति का यही बहुत बड़ा परिणाम होता है कि एक कोई जानता है लेकिन वो फैला देता है बहुत कोई में। ये वैचारिक क्रांति का सबसे बड़ा फायदा होता है, ठीक है। उसका देखिए 3 विभिन्न संस्थाओं में बांट दिया मोंटेस्क्यू। इन विचारों से प्रभावित होकर इस युग के जनता ने पूरा एकदम जोर शोर से हल्ला स्टार्ट किया। उसका फलस्वरूप जनता के अधिकारों की रक्षा का शुभारंभ हुआ। तो यहाँ से जनता लोग समझ गया कि राजा जो है हम लोग के प्रति निरंकुशता अपना रहा, हम लोग को सही से जीने नहीं दे रहा, टैक्स लगा रहा बहुत तरह का, जिसमें कि चर्च भी उसमें योगदान कर रहा है। तो ये सब बात मोंटेस्क्यू के द्वारा किया जाता है।
इसमें मेन पॉइंट आप लोग को क्या मिला? इतना हम लोग जो 8-10 मिनट से मोंटेस्क्यू के बारे में पढ़े, इसमें मेन पॉइंट ज्यादा कुछ नहीं मिला। मेन पॉइंट बस ये मिला कि मोंटेस्क्यू जो है वो राजतंत्र का समर्थन कर रहा है, लेकिन मोंटेस्क्यू चर्च और राजा के निरंकुशता का समर्थन नहीं कर रहा है। दूसरा पॉइंट हम लोग को ये मिला कि मोंटेस्क्यू का एक किताब है जिसका नाम है द स्पिरिट ऑफ लॉ। उसमें 3 भाग में मोंटेस्क्यू अपना कार्य प्रणाली को बांटता है, जिसमें कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और एक न्यायपालिका रहता है। और उसको करने के बाद ये वाला जो है, ये वाला कॉन्सेप्ट लाने के बाद जनता लोग में पूरा वैचारिक क्रांति स्टार्ट हो गया। उन लोग के बाद पहली बार रक्षण वो लोग का स्टार्ट हो गया। तो उम्मीद करते हैं मोंटेस्क्यू में आप लोग को कहीं अधिकार, मतलब अधिकार बोल रहे हैं, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और देखिए, राजा के दैवीय अधिकार के सिद्धांत, ये वाला एक टॉपिक छूट गया। राजा के दैवीय अधिकार के सिद्धांत का वो विरोध करता था। राजा के दैवीय अधिकार, तो ये दैवीय अधिकार क्या है, ये बात हम आप लोग को बहुत बार बता चुके हैं। पहले जितना बार मिडावल इंडिया आप लोग को पढ़ा है, ये दैवीय अधिकार का सिद्धांत बलबन के में आया हुआ है। तो बलबन जब हम आप लोग को बता रहे थे तो दैवीय अधिकार भी बताए हुए थे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दैवीय अधिकार में कोई दिक्कत नहीं होता होगा, ठीक है। एक लाइन में बोल सकते हैं कि खुद को देवता के समान मान लेना, वो दैव अधिकार का सिद्धांत हो गया। मतलब जो हम बोल रहे हैं वो देवता का स्वयं, मतलब कि हमको बोला गया देवता ने ऐसा करने के लिए, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं, वो चीज हो गया दैव अधिकार का सिद्धांत, ठीक है। उसका देखिए दूसरा नंबर पॉइंट है वोल्टेयर। वोल्टेयर के बारे में भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वोल्टेयर के समय में एक महान लेखककार और नाटककार, व्यंग्यकार था। नाटककार भी था वो, व्यंग्यकार भी था और लेखककार भी था, ठीक है। इतना कुछ वो था। उसने अपने व्यंग्य के माध्यम से राजनीतिक व्यवस्था में आर्थिक दुर्दशा, सामाजिक असमानता, भ्रष्टाचार तथा धार्मिक आडंबरों पर अपने लेख लिखे, ठीक है। उसने एक इकोनॉमिक्स, आर्थिक पे और फिर सामाजिक पे, भ्रष्टाचार पे और धार्मिक आडंबर पर। देखिए, ये जो 4 पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई भी समाज को अच्छा समाज होने के लिए ये 4 चीज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी समाज यदि एक विकासशील समाज से विकसित समाज में जाना चाहता है तो उसका आर्थिक स्थिति अच्छा होना चाहिए। कोई भी समाज, सामाजिक स्थिति भी बहुत अच्छा होना चाहिए और भ्रष्टाचार उसमें नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि आर्थिक स्थिति अच्छा है लेकिन उसका भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है उसमें, तो भी वो समाज सही से नहीं टिक पाएगा। और एक धार्मिक स्थिति, कि सब में यदि धर्म के लेकर सहिष्णुता की भावना नहीं है तो एक समाज कितना अच्छा आर्थिक उसका क्यों ना हो, उसको कितना अच्छा समाज क्यों ना हो, तो वो धार्मिक रूप पे अगर वो प्रबल नहीं होगा तो वो समाज अच्छा नहीं होगा, ठीक है। ये वाला जो समाज का हम उदाहरण दिए, इसी को आप एक राष्ट्र के टर्म में भी उदाहरण के स्वरूप ले सकते हैं, ठीक है। कि राष्ट्र में भी यदि कोई राष्ट्र तभी अच्छा होगा जब उसका आर्थिक, सामाजिक और भ्रष्टाचार और वो धार्मिक आडंबरों के से मुक्त रहेगा, तभी वो एक अच्छा समाज कहलाएगा, ठीक है। तो वोल्टेयर इसी के ऊपर जोर देते हुए वोल्टेयर कहते हैं कि ये सब चीज को पूर्णतः विरोध करना चाहिए। ये सब चीज का एक जरा भी राजनीतिक अव्यवस्था विकसित तब नहीं होगा। वह चर्च की रूढ़िवादिता और शासन का कट्टर विरोधी थे। ये भी चर्च का विरोधी है। चर्च का विरोधी क्यों है? क्योंकि अभी हम आपको जस्ट बताएं कि चर्च ही सारा, मतलब कि सारा जो तभी का मुख्य मुख्य था, जैसे कि जर्मनी हो गया, बाद में जो कि प्रसा प्रसा हो गया, जो कि बाद में जर्मनी बनता है, इटली हो गया, उसके बाद हैप्सबर्ग, तभी साम्राज्य के टर्म में चलता था, ठीक है। हैप्सबर्ग साम्राज्य हो गया, ऑटोमन साम्राज्य हो गया, जर्मनी वाला साम्राज्य हो गया, अलेक्जेंडर वाला साम्राज्य हो गया, वो रूस वाला साम्राज्य जिसको कि बोलते हैं, रोमानोस्की वंश उसको बोलते हैं, ठीक है। ये पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री एक दूसरे से सब पूरा लिंक है। वर्ल्ड हिस्ट्री को आप लोग अलग नहीं कर सकते क्योंकि सब एक दूसरे का समकालीन चल रहा होता है। जब जर्मनी अपना स्वतंत्रता संघर्ष कर रहा होता है तब ये इटली उससे पहले स्टार्ट कर चुका होता है, ठीक है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत ज्यादा धैर्य वाला और बहुत समझने वाला टॉपिक है वर्ल्ड हिस्ट्री, क्योंकि सब एक दूसरे से लिंक होता है वर्ल्ड हिस्ट्री। और वर्ल्ड हिस्ट्री समझ में आएगा तभी आपको इंडियन हिस्ट्री थोड़ा ज्यादा बेटर वे में समझ में आएगा। ये भी फैक्ट है, ठीक है। इसीलिए हम एक क्वेश्चन को डील करते करते लगभग लगभग 1 घंटा का समय हम लेते हैं, क्योंकि ताकि आप लोग को सारा इधर उधर का जितना कॉन्सेप्ट हम आप लोग को लपेट के दे सके उतना सारा कॉन्सेप्ट हम दे देते हैं। अभी आपको ग्रेजुएशन में यदि काम नहीं भी आएगा तो आगे जाके वो आपको काम आने ही वाला है, ठीक है। यदि आप लोग नेट का एग्जाम देते हैं या फिर कोई कोई चीज का मेंस, हिस्ट्री से मेंस यदि देना चाहते हैं तो सब जगह आपको फायदा देगा। इसलिए जो आप जो एक क्वेश्चन को पढ़ने के लिए यदि आप 1 घंटा टाइम दे रहे हैं ना, तो ये आप लोग आगे के लिए बहुत टाइम बचा रहे हैं, ठीक है। ये आप लोग समझिए, ठीक है। ये वाला चीज तो बहुत स्टूडेंट का बकवास चीज है। हम लोग मुद्दा पे आते हैं, मुद्दा से भटकना नहीं, हम लोग को हमेशा मुद्दा में रहना है। चर्च का विरोध किया उसने,
ठीक है, बुराइयों को और लोगों की ओर ध्यान आकर्षित किया। फलस्वरूप जनता अब आदर्श शासन कायम की मांग करने लगी। अब देखिए इतना चीज वो वोल्टेयर बता रहा है कि आर्थिक दशा ठीक होना चाहिए, सामाजिक दशा ठीक होना चाहिए। तो ये सब चीज कोई भी जनता को यदि अच्छा से बताया जाए तो जनता भी समझदार होता है, जनता बुड़बक नहीं होता है। तो जनता समझ जाएगा कि लोग हम लोग के ऊपर, मतलब ये राजा हम लोग के ऊपर किस हद तक अत्याचार कर रहा है और हम लोग को उससे कैसे बचना है। तो ये एक बहुत बड़ा सीख दे दिया जनता को। तो वॉल्टेयर का कहना था कि चर्च का प्रभाव का अंत से ही न्याय का शासन कायम किया जा सकता है। चर्च के प्रभाव का, अच्छा आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा, ठीक है, ये टर्म जो बार बार चर्च आ रहा है ना, आप लोग कमेंट कीजिएगा यदि आप लोग इंटरेस्टेड हो तो चर्च एक दिन चर्च का टॉपिक लेके ही चर्च को खत्म करेंगे, ठीक है, क्योंकि चर्च एक बहुत लंबा समय तक चर्च चलता है। उसके बाद सामंती व्यवस्था खत्म होता है, उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री का कहानी स्टार्ट होता है। चर्च जब तक खत्म नहीं हुआ वर्ल्ड हिस्ट्री का कहानी स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। यदि आप लोग वर्ल्ड हिस्ट्री में इंटरेस्टेड है, चर्च की कहानी में इंटरेस्टेड है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, चर्च का कहानी लेके आएंगे, बहुत मजेदार लगेगा आप लोग को। कमेंट कीजिएगा आप लोग, ठीक है। आप लोग जैसे जैसे शुरू से बोलते गए हैं हम अपना वीडियो को वैसे वैसे सुधारते चला गए, इसीलिए आप लोग का फीडबैक मेरे लिए बहुत जरूरी है। पॉजिटिव हो नेगेटिव हो फर्क नहीं पड़ता है, बस आप लोग का फीडबैक होना चाहिए, ठीक है। चर्च का प्रभाव का खत्म करके ही न्याय का प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है, जिसका उद्देश्य जनता का कल्याण हो और शक्ति जनता के हाथों में हो। इस प्रकार वॉल्टेयर ने जागृति लाई। फलस्वरूप फ्रांस के सामाजिक आर्थिक धार्मिक और राजनीतिक व्यवस्था में बुराइयों को जानकर जनता कुशासन और कुव्यवस्था का विरोध विद्रोह करने के लिए तैयार हो गए। इसका मतलब समझ गए। इसका मतलब समझने के लिए हम लोग इतना देर ये वाला ही बात कर रहे थे। ऊपर का 8 लाइन समझने, नीचे का 7 लाइन समझने के लिए ऊपर का 8 लाइन हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये वाला भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसमें बात ये है कि देखिए ऊपर में क्या है कि ऊपर हम लोग प्रभाव लिखे कि वॉल्टेयर का प्रभाव क्या रहा, क्या क्या वो चाहता था, और नीचे में हम लोग देखे कि जनता उससे किस तरह प्रभावित हुई। उम्मीद करते हैं आप लोग ये दोनों समझ रहे होंगे कि वॉल्टेयर किस तरह जनता को प्रभावित कर रहा है। ऊपर का पंक्ति में ये लिखा गया और नीचे में लिखा गया कि जनता किस तरह वॉल्टेयर के विचार से प्रभावित हो रहा है, ये लिखा गया है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। आगे जो कि रूसो आप लोग को, सॉरी, वॉल्टेयर और मोंटेस्क्यू अभी तक समझ में आ गया होगा कि दोनों का क्या भूमिका रहा है और जनता लोग उससे कैसे रूबरू हुआ है, कैसे निरंकुशता को अंत करने के लिए जनता लोग दार्शनिकों का विचार से कैसे प्रभावित हुआ। अब हम लोग बात करते हैं रूसो के ऊपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। रूसो, नेपोलियन ने रूसो के बारे में ये कहा है कि नेपोलियन, कि अगर रूसो नहीं होता तो फ्रांस की क्रांति नहीं होती। ऐसा नेपोलियन का मानना था रूसो कर को लेकर। लेकिन ये वाला जो अभी बात बोले जो नेपोलियन ने ऐसा कहा है, ये आप लोग भूमिका में भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, और निष्कर्ष में भी ऐड कर सकते हैं। दोनों में से कहीं भी ऐड कर सकते हैं। हम आप लोग के लिए निष्कर्ष में ऐड किए हैं, तो आप लोग कहीं भी कर सकते हैं। अभी आगे देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शक्ति का स्रोत जनता को समझने वाले रूसो, वोल्टेयर और मॉन्टेस्क्यू विचारों से काफी अलग था। अभी रूसो जो है, रूसो वोल्टेयर और ये मॉन्टेस्क्यू दोनों के विचारों से अलग था। ऐसा क्यों था? क्योंकि ये दोनों राजतंत्र का पक्षधर था, ठीक है। इन लोगों का मानना था कि राजतंत्र होना चाहिए, बस निरंकुशता ज्यादा नहीं होना चाहिए। रूसो का मानना था कि राजा ही नहीं होना चाहिए, शक्ति का मुख्य केंद्र प्रजा है। रूसो का ये भी कहना था कि मनुष्य जो है स्वतंत्र पैदा होता है, लेकिन वो हर वक्त जंजीरों से जकड़ा हुआ रहता है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये वाला कथन किसका है, तो ये वाला कथन रूसो का है। आगे चल के यदि आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं तो आगे चल के ये वाला कोटेशन देके क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है किंतु हर जगह जंजीरों से जकड़ा हुआ होता है, पुष्टि करे, या फिर इसमें आपका क्या मानना है, आपका क्या राय है। ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो ये वाला कथन किसका है? रूसो का है। और ये बात सोशल कॉन्टेक्स्ट, मतलब सामाजिक संविदा में जो है रूसो द्वारा लिखा गया है। एक बुक है सामाजिक संविदा, जिसको कि इंग्लिश में सोशल कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। तो उसमें जो है इस चीज के बारे में बताया गया है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, लेकिन वो हर वक्त जंजीरों से जकड़ा हुआ होता है, ठीक है। अब देखिए कि उसने यह भी वर्णन किया है कि मनुष्य आरंभ से बिल्कुल स्वतंत्र था। उसने ये बताया है कि मनुष्य जो स्टार्टिंग से पूरा स्वतंत्र था, कोई राजा नाम का कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समाज जटिल होते चला गया और फिर जटिलता में बन गया, उसी तरह उन लोगों को एक मुखिया का जरूरत पड़ा, जिसको कि राजा नाम से बना दिया गया। स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था, धीरे धीरे करते हुए जटिलता आई और उसके बाद एक राजा आ गया। यदि राजा निरंकुश, देखिए एक बात और है कि रूसो ने यह भी कहा है कि यदि राजा निरंकुश हो जाए तो जनता को यह अधिकार है कि उसको हटा दिया जाए।
मतलब कि राजा के निरंकुशता में जनता लोग जो है हटा सकता है राजा को, ऐसा जनता के हाथ में पावर होना चाहिए। लेकिन फ्रांस की क्रांति में ऐसा पावर जनता के हाथों में नहीं था। और ये बात रूसो जो है अपनी पुस्तक सामाजिक संविदा के थ्रू जो है रूसो फ्रांस की जनता को बता रहे हैं। तो इसका मतलब ये सीधा सीधी मतलब है कि फ्रांस की जनता जब ये बात को समझेगा सुनेगा कि निरंकुश होने पे प्रजा भी हटा सकता है, तो जाहिर सी बात है इन लोग में एक क्रांति की भावना आएगी कि हम लोग के पास भी ताकत है, हम लोग के पास भी पावर है, हम लोग स्वतंत्र पैदा हुए हैं, ये हमेशा जंजीरों से जकड़ा हुआ रहता है। मतलब राजा के बारे में बोल रहे हैं, राजा हमेशा हम लोग को जंजीर से जकड़ करके रखता है। तो ये सब भावना जो है धीरे धीरे अब जो है धूमिल होते जा रहा था, ये सब भावना धीरे धीरे टूट रहा था जनता लोग का। इसमें बहुत बड़ा योगदान रूसों का रहता है। ठीक है। उस राजा को पद से हटाकर किसी अन्य योग्य राजा को बना देना चाहिए। यदि राजा निरंकुश है तो उसको हटा करके दूसरा योग्य राजा को बना देना चाहिए। रूसों ने राजा की निरंकुशता तथा दैव अधिकारी के सिद्धांत का खंडन किया और जनता की इच्छा का सर्वोपरि बतलाया। ये बात हमको स्टार्टिंग में ही हम आपको बताए कि शक्ति का केंद्र जो है वो जनता के हाथ में समझता है, राजा को नहीं समझता, वो जनता को समझता है। इसलिए इस सिद्धांत ने फ्रांस का तात्कालिक सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था उथल पुथल मचा दिया। ये तो जाहिर सी बात है उथल पुथल मचेगा ही। उतना दिन से निरंकुशता चले आ रहा था, लू चौदहवा का निरंकुशता चले आ रहा था। तो ये वाला चीज को जल्दी से जल्दी जनता लोग समझ गया और वो लोग का बीच जो है क्रांति की भावना मने मन आने लगी। ठीक है, ये सिर्फ हम लोग वैचारिक क्रांति का बात कर रहे हैं कि वैचारिक कैसे हो रहा है। फलस्वरूप फ्रांस की निराश जनता के हृदय में नवीन आशा और उत्साह का संचार हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक फिर से हम लोग वही देखें कि यहाँ से यहाँ तक लगभग लगभग क्या है, यहाँ से यहाँ तक, सॉरी, यहाँ तक है आपका जाके रूसों ने फ्रांस की जनता पर क्या क्या किया, यहाँ से यहाँ तक ये है। और फिर अच्छा एक सेकंड अच्छा से इसको बताते हैं। ये वाला देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक रूसों ने फ्रांस की जनता पे क्या प्रभाव छोड़ा, यहाँ से यहाँ तक इसका कहानी है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक है कि फ्रांस की जनता लोग जो रूसों से किस प्रकार प्रभावित हुआ। इसी प्रकार हम आपको तीनों के बारे में बताए, मोंटेस्क्यू भी इसी तरह हम लोग चले थे, वोल्टेयर भी और रूसो भी। अब हम लोग आगे देखते हैं, दो वो बचा हुआ है, दिदरो और क्वेश्चन। ठीक है, तो दिदरो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। दिदरो दिदरो के द्वारा एक प्रसिद्ध किताब विश्वकोश लिखा गया। इस विश्वकोश में अनेक विषयों के साथ एक तंत्रात्मक शासन, सामंत प्रथा, कर पद्धति, अंधविश्वास, ये सब का विरोध किया गया, जो कि उस जनता अभी मतलब तभी के तत्कालीन समाज में बहुत कुरीतियां फैली हुई थी। बौद्धिक जो है किसी को विचार हो रहा था सामंती प्रथा के बारे में, कर व्यवस्था के बारे में, अंधविश्वास के बारे में, ये सब के बारे में दिदरो ने खूब बढ़ चढ़ कर लिखा और वो क्रांति को जन्म दिया। और वहाँ का जो जनता लोग है इसका विचार को बहुत आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए, क्रांति की भावना को। इसका भी विशेष योगदान दिदरो का भी रहा। उसका देखिए क्वेश्चन का, चूंकि क्वेश्चन फ्रांस का एक महान अर्थशास्त्री था। ये बात एक इम्पोर्टेंट है कि विचारकों में जो क्वेश्चन है ये एक अर्थशास्त्री, इकोनॉमिस्ट, इसलिए उसने आर्थिक क्षेत्र में एक नई नीति का प्रतिपादन किया। उसका कहना था कि ये बाजार के ऊपर जोर देता है। ठीक है, क्वेश्चन जो है वो बाजार के ऊपर जोर देता है। उसका कहना ये था कि बाजार राज्य के नियंत्रण में नहीं होना चाहिए, बाजार जो है राज्य के नियंत्रण से जो है मुक्त होना चाहिए। बाजार को किसी भी प्रकार का कोई जो है प्रतिषेध ना करे, प्रतिषेध नहीं, उसको मतलब कि इंटरफेयर उसमें कोई ना करे बाजार में। तो ये क्वेश्चन का कहना था। ठीक है, निर्मुक्त व्यापार की ऊपर बात करता है ये, उद्योग धंधा को समर्थक था, क्योंकि उसका कहना था कि वाणिज्य व्यवसाय और उद्योग धंधा को राज्य के नियंत्रण में मुक्त होना चाहिए। इस प्रकार आर्थिक बंधनों का विरोध किया और स्वतंत्र व्यापार का समर्थन किया। देखिए ये जो स्टार्टिंग हम लोग क्या पढ़ते हैं, सामाजिक आर्थिक और फिर धार्मिक कर्मकांड और एक क्या था, भ्रष्टाचार। तो इसमें क्वेश्चन का अहम भूमिका किसमें रहा है, क्वेश्चन का अहम भूमिका आर्थिक योगदान में रहा है, क्योंकि ये व्यापार मुक्त बाजार, ये उसके थ्रू वैचारिक क्रांति लाने का प्रयत्न करते हैं। उसके बाद देखिए उसका अब हो रहा है धीरे धीरे एंडिंग हो रहा है क्वेश्चन। इसका सब हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट सब देख लिए क्या क्या था। अब हम लोग निष्कर्ष की तरफ बढ़ रहे हैं। उपयुक्त सभी दार्शनिक अपने समय के एक उच्च कोटि के विचारक थे। उस अपने क्रांतिकारी विचारकों के कारण ही इन्हें क्रांति का अग्रदूत कहा जाता। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य विचारक भी थे जिनमें कांदिलिक, हाल्वेस, रेनेल, माबली, हेलविसिया आदि के नाम उल्लेखनीय है। तो ये सब का कुछ नहीं, ये सब का बस थोड़ा थोड़ा नाम याद रख लेना, क्या क्या नाम है ये सब का। कांदिलेक हो गया, हाल्वेस हो गया, रेनॉल हो गया, माबली हो गया, हेल्वेशियस हो गया आदि के नाम उल्लेखनीय है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि बौद्धिक क्रांति के फलस्वरूप जनता में
नवीन आदर्श स्फूर्ति चेतना व जागृति उत्पन्न हो गई। ठीक है, ये हो गया हम लोग का एंडिंग। उसके बाद देखिए, फ्रांस की क्रांति में दार्शनिकों की भूमिका के बारे में इस बात से पता लगाया जा सकता है कि नेपोलियन ने कहा था, जो हम आपको पहले बताए थे कि वो वाला चीज आप लोग भूमिका में भी ऐड कर सकते हैं और वो वाला चीज आराम से आप लोग निष्कर्ष में भी ऐड कर सकते हैं, कहीं भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यदि रूसो नहीं होता तो फ्रांस की क्रांति भी नहीं होती, ऐसा बात कहा गया था। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि दार्शनिकों की क्या भूमिका रही होगी। उसका देखिए, वहीं दूसरी तरफ कैटेलबी एक दूसरे दार्शनिक है, उसने कहा फ्रांस के राज्य क्रांति के सभी प्रकार के लेखकों ने तैयार किया। इस युग के साहित्य राज्य को नष्ट करने के लिए उच्च कोटि का गोला बारूद का समान था। मतलब कि ये जो कैटेलबी है वो वैचारिक जो क्रांति हुआ था उसको गोला बारूद के समान कहता है। तो ये वाला चीज भी आप लोग यहाँ लिख सकते हैं या फिर भूमिका में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना अच्छा से आप पूरा वीडियो को सुने हैं, 40 45 50 मिनट जितना देर का भी था, कितना अच्छा से सुने हैं और कितना अच्छा से आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा। हम लोग क्या क्या बात की, हम लोग पहले भूमिका एक बार देखिए। हम लोग सबसे पहले भूमिका के बारे में हम लोग बात किए। भूमिका में हम लोग विश्व इतिहास से फ्रांस की क्रांति को जोड़े थे अमेरिका इतिहास से, कि अमेरिका इतिहास में कैसे कैसे घटना घटा, फ्रांस के इतिहास में कैसे कैसे घटना घटा, वैचारिक क्रांति, फिर वो इंग्लैंड से कैसे कैसे सीख करके आया, इंग्लैंड बहुत अच्छा लगता था इंग्लैंड का विचार से। ये सब हम लोग देखे भूमिका में, ऐसा ऐसा विचारों का क्या योगदान था भूमिका में, ऐसा ऐसा हम लोग देखे थे। उसके बाद हम लोग एक एक करके उठाए। मोंटेस्क्यू हो गया, सबसे पहला मोंटेस्क्यू हम लोग उठाए, जिसने स्पिरिट ऑफ लॉ में कहा था। उसके बाद उसने जो है मोंटेस्क्यू राजतंत्र का समर्थन था, चर्च का विरोधी था, ये सब देखे। उसके बाद हम लोग वोल्टेयर के बारे में भी देखे, ये भी उसी से संबंधित है, राजतंत्र का संबंधित ये भी था, निरंकुशता का विरोध ये भी कर रहा था। एगो भ्रष्टाचार सबसे लड़ रहा था, भ्रष्टाचार सामाजिक आर्थिक राजनीतिक ये सब। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे करके रूसो के बारे में पढ़े। रूसो ने सामाजिक संविदा पुस्तक लिखा। इसके अनुसार जो है, रूसो के अनुसार सभी जो है स्वतंत्र पैदा होता है, लेकिन सब जगह जंजीरों से जकड़ा हुआ रहता है। रूसो के बाद हम लोग दिदरो पढ़े। दिदरो में भी इंपॉर्टेंट बात देखिए, विश्व कोश की रचना किया गया था उनके द्वारा, और विश्व कोश के माध्यम से एक क्रांति का भावना पैदा किया गया। उसके बाद हम लोग देखें क्वेश्चन के बारे में, हम लोग देखें क्वेश्चन एक राजनीतिक अर्थशास्त्री था ये, और क्या किया गया था, बाजार को मुक्त करने का बात किया गया था। उसके लास्ट में हम लोग भूमिका देखें कि नेपोलियन ने ऐसा ऐसा बात कहा था कि रूसो नहीं होता तो फ्रांस की क्रांति नहीं होती, और उसी तरह करके धीरे धीरे करके एंडिंग कर देना है। ठीक है, तो इस तरह करके आप लोग का लगभग लगभग 7 8 पेज का ये वाला आंसर रेडी हो जाएगा, देखते ही देखते, और आपको लोग को पता नहीं चलेगा कि 7 8 पेज कब हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद अगर आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और नहीं पसंद आया होगा तो डिसलाइक बिल्कुल जरूर कीजिएगा, डिसलाइक। और कमेंट करके बता देना है कि क्या पसंद नहीं आया, ताकि उसको और भी बेहतर जो है सुधारा जा सके। अब जो है वीडियो धीरे धीरे करके आप लोग का कम आते जा रहा है, 1 मंथ में एक वीडियो हम अपलोड कर पा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा है, अपना भी देखना पड़ रहा है इसीलिए। ठीक है, तो आप लोग इंतजार कीजिएगा, आप लोग टॉपिक जो है भेज करके रखिए, जब जब हमको टाइम मिलेगा वो टॉपिक हम आप लोग का लेते जाएंगे, क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।